नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। उसी के अंतर्गत आज फिर हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न आपको आने वाली जो आप टैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं और देखते हैं आज के बारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि। अब यहाँ पर देखिए, वाइगोत्स्की का बाल विकास में कौन सा सिद्धांत है। यदि आप इस बात को समझते हैं तो यहाँ पर उत्तर आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ पर चारों विकल्पों को देखते हैं। यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है। दूसरा है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। और थर्ड है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद है। और चौथा है यहाँ पर, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो देखिए, वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है और उसी के अनुसार इनका जो उत्तर बनेगा यहाँ पर वो बनेगा दूसरा विकल्प, जिसमें बताया गया है यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर हम देखें, प्रबलन, मॉडलिंग, अनुबंधन या पाठ या ढांचा। तो देखिए, यहाँ पर हम देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पाठ या ढांचा। पाठ या ढांचा जिसे हम इसके फोल्डिंग भी कहते हैं, और इसका जो मतलब होता है उसको आप थोड़ा सा समझिएगा। जैसे अब मैं उदाहरण यहाँ पर लेने जा रहा हूँ और उस उदाहरण के माध्यम से आप इस शब्द को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कोई भी बिल्डिंग नई जब बनती है तो उसके लिए जो मजदूर लोग होते हैं या जो उस बिल्डिंग को बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो बिल्डिंग के ऊपर कार्य करने के लिए लकड़ी का एक ढांचा बनाते हैं, जिसे हम मचान भी कहते हैं। तो वही ढांचा जो होता है वो क्या करता है, वो उनको हेल्प करता है ऊपर पहुंचाने के लिए, सामग्री को ऊपर पहुंचाने के लिए आदि के लिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये पाठ या ढांचे का उदाहरण होगा। और चौथा विकल्प इसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। तो संज्ञानात्मक विकास का क्या तात्पर्य होता है। पहला विकल्प है, ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण। दूसरा है, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण। थर्ड है, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण। और फोर्थ है, ये सभी। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य यहाँ पर होगा ये सभी, क्योंकि ये सभी विकल्प जो हैं संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत शामिल हैं, और इसके लिए चौथा विकल्प जो होगा वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा एक दोष पूछा गया है जो कि पठन वैफल्य के नाम से, जिसे हम डिसलेक्सिया भी कहते हैं। तो पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं, मतलब उन बच्चों के लक्षण क्या होते हैं जो इस दोष से ग्रसित होते हैं। न्यून अवधान विकार या अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहता या धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, या फोर्थ एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो यहाँ पर पठन वैफल्य दोष जो है ये पढ़ने की अक्षमता से संबंधित दोष है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यानी कि जब वो धारा प्रवाह पढ़ते हैं तो उसमें वो शब्दों को गलत समझ लेते हैं, गलत पढ़ लेते हैं। जैसे वाज और सा है ना, वाज को सा पढ़ लेते हैं, सा को वाज पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के दोष उसमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो यहाँ पर देखना है, अध्यापिका बच्चों को एक समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर के, या फिर दूसरा है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। थर्ड है, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करके। और फोर्थ है, बच्चों को सहजनाभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो बिल्कुल बच्चों को सहजनाभूत अनुमान लगाने के लिए, यानी कि वो आसानी से सहज रूप से अनुमान लगाएं, इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करके और उसी पर विचार मंथन करके। और चौथा विकल्प जो होगा वो इसके लिए यहाँ पर सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, बहुबुद्धि ढांचे या मन के फ्रेम ढांचे के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ हावर्ड गार्डनर, E.L. थार्नडाइक, अल्फ्रेड बिने या फिर J.B. गिलफोर्ड। तो देखिए, बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो दिया है हावर्ड गार्डनर ने, और इनके अनुसार बुद्धि जो होती है उसकी कई रूप, कई प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। दूसरा है, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। थर्ड है, अधिगम तथ्यों को के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। फोर्थ है, परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? वो है, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, और यही दूसरा विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो यहाँ पर देखना है उस कथन को जो कि इसमें गलत है। तो देखिए, यहाँ पर है, जिन बालकों के औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन ऊंचा रहता है उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा रहता है। दूसरा है, बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। थर्ड है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने से। और फोर्थ है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में बांटा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कह सकते हैं कि चौथा विकल्प जो होगा ये गलत होगा, क्योंकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 नहीं 4 भागों में बांटा है। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खिलौने, पहनावे की वस्तु, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए, जब हम खिलौने या पहनावे की वस्तु, घरेलू सामग्री, व्यवसाय और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करते हैं तो ये प्रदर्शन कहलाता है जेंडर रूढ़िवादिता, और इसके लिए दूसरा विकल्प जो होगा वो राइट होगा। तो क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये तो लड़की खेलने की चीज़ है, ये ऐसे कपड़े तो लड़कियाँ पहनती है, ऐसे कार्य तो लड़कियाँ करती है, तो यहाँ पर हम उन कार्य को, वस्तु को, सामग्री को यहाँ पर लिंग के साथ संबंधित कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये जेंडर रूढ़िवादिता कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है और महत्व देता है। दूसरा है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। थर्ड है, वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। और फोर्थ है, वह विद्यार्थी के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। तो यहाँ पर हम देखें तो 3 विकल्प जो हैं वो तो सरासर गलत हैं। सिर्फ एक ही विकल्प इसमें सही है, वो है पहला, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम रिक्त स्थान है, तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। दूसरा है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। थर्ड है, एक निष्क्रिय और व्यक्तिपरक प्रक्रिया। फोर्थ है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, और दूसरा विकल्प होगा इसके लिए सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब शिक्षक को विद्यार्थी और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी तो किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरा है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। थर्ड है, निश्चिंत हो जाते हैं और सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। फोर्थ है, का उत्साह भंग हो जाता है और वे दबाव में आ जाते हैं। तो देखिए, जब एक शिक्षक को विद्यार्थी की योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब निश्चित रूप से बच्चे सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं, और दूसरा विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ये कौन सी विचारधारा है? तो यहाँ पर बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा। तो निश्चित रूप से ये विचारधारा जो है समावेशी शिक्षा की है, जहाँ पर सभी को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा का अधिकार हो, और दूसरा विकल्प होगा समावेशी शिक्षा इसके लिए उत्तर।
आगे बढ़ते हैं, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि। देखिए, बुनियादी स्तर पर यानी कि प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, जहाँ पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है, क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। फोर्थ है, बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो देखिए, बच्चे जो होते हैं बुनियादी स्तर पर अपने घर परिवेश से ज़्यादा लगाव महसूस करते हैं, और यदि हम उनको उन्हीं की मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो वो उनको एक प्राकृतिक वातावरण महसूस होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, और चौथा विकल्प हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति आक्रामकता की आवश्यकता। तो देखिए, यहाँ पर सामाजिक मूल्य है सहायता परक व्यवहार, क्योंकि हमारा सामाजिक मूल्य हमें एक दूसरे की मदद करना, यही व्यवहार हमारा सहायता परक व्यवहार कहलाता है। पहला विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो काफ़ी सरल सा प्रश्न है, और भाषा विकास से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है उनका पहचान करना है यहाँ पर हमें। पावलोव है, बिने है, चॉम्स्की, मास्लो। तो भाषा विकास से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है वो है चॉम्स्की, और थर्ड होगा इसके लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बच्चों में प्रतिभाशालिता रिक्त स्थान के कारण हो सकती है। एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच अंतरक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, या एक सफल माता पिता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों में प्रतिभाशालिता जो है वो रिक्त स्थान के कारण हो सकती है, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतरक्रिया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ जेनेटिक्स गुण भी हो सकते हैं, और सीधा सीधा बच्चों को जब हम एक ऐसा वातावरण देंगे कि जहाँ पर उनको सृजनात्मक माहौल मिलेगा, तो वहाँ पर बच्चे प्रतिभाशाली बन जाएंगे। तो दूसरा विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? संतुलन, सामाजिक अन्योन्यक्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है वो है सामाजिक अंतर क्रिया या सामाजिक अन्योन्य क्रिया, क्योंकि इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, और उनका ये सही मानना है कि हर अधिगमकर्ता जो होता है वो अपने सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं के माध्यम से यानी कि परस्पर एक दूसरे से सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, ले वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो देखिए, अभी हमने बात की कि ले वाइगोत्स्की जो है ना सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। तो सामाजिक अधिगम यानी कि एक दूसरे से सीखना, और जब हम एक दूसरे से सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक सहयोगात्मक व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। तो वही सहयोगी प्रोजेक्ट जो होगा वो इसमें उत्तर होगा, क्योंकि सहयोगी प्रोजेक्ट में जब हम एक दूसरे के साथ सीखेंगे मतलब हम सामाजिक अधिगम के रूप में अपना रहे हैं। तो पहला विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? तो देखिए, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवधि जो होती है जन्म से पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था। तो देखिए, प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है वो भाषा अर्जन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील अवधि मानी गई है, और दूसरा विकल्प होगा यहाँ पर हमारा उत्तर, क्योंकि इस उम्र में बच्चे जो होते हैं वो सीखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो यहाँ पर देखना है, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था को प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध, अभिन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, दूसरा विकल्प जो होगा वो इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो जब कंठस्थीकरण और स्मरण जो है, यानी स्मरण कंठस्थीकरण मतलब ये रटने वाली प्रवृत्ति कह सकते हैं यहाँ पर इसको, तो दूसरा विकल्प हो जाएगा इसमें हमारा
उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो ये विशेषता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, और दूसरा विकल्प होगा यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़ते हैं, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, और यह विचार रिक्त स्थान के द्वारा रखा गया है। तो ये विचार रखने वाले वाइगोत्स्की, पावलोव, जीन पियाजे या कोहलबर्ग। तो ये विचार रखने वाले जो हैं वो हैं जीन पियाजे, और थर्ड विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, और थर्ड है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा थर्ड विकल्प, बच्चों के तार्किक चिंतन और समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। तीसरा विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वह महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तथा तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। अब यहाँ पर हम देखें, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, और आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है। दूसरा विकल्प हो जाएगा इसके लिए उत्तर। आगे बात करें अगले प्रश्न की। मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की जो थे ये कहाँ के निवासी थे? तो इनका निवास पूछा गया है जापान, रूस, फ्रांस, चीन। तो ये रूस के निवासी थे। दूसरा विकल्प हो जाएगा इसके लिए उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हैं हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग। तो यहाँ पर बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की, और दूसरा विकल्प होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो यहाँ पर पूछा है द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण। इस प्रकार के प्रश्न में प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी भी पूछी जाती है, और प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी जो होती है वो परिवार होता है। और दूसरी एजेंसी की बात करें द्वितीयक एजेंसी की, तो हमारा जो विद्यालय होता है और मीडिया, ये यहाँ पर इसमें शामिल हो जाते हैं। तो दूसरा विकल्प होगा विद्यालय एवं मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। रिक्त स्थान भरिए। कोहलबर्ग का सिद्धांत एक बालक रिक्त स्थान के विकास की व्याख्या करता है। तो देखिए कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है एक बालक के कौन से विकास की व्याख्या करता है? नैतिक, अनैतिक या नैतिक अनैतिक दोनों, या फिर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत हमने पढ़ा है, और उसी में के अनुसार विकल्प बन जाएगा कि कोहलबर्ग का सिद्धांत बालक के नैतिक विकास की व्याख्या करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।